आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड में आप लोग अपनी बोर्ड की कॉपी किस तरह से लिखेंगे जिससे आपको कम से कम लिखना पड़े और अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें। तो आज हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं, और जिस पैटर्न में मैं आपको सॉल्व करके उस क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा उसी पैटर्न में आपको और भी क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करना और धीरे धीरे आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखना है। देखिए, जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन बोल रहा है, रसायन आधुनिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो क्या करते हैं, कई लोग पहले ही इस क्वेश्चन को उतारते हैं, फिर चारों ऑप्शन उतारते हैं, फिर इसका आंसर लिखते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं देना है, ये प्रश्न नंबर 1 है तो आपको कॉपी में सीधे से लिखना है उत्तर नंबर 1, और इसका जो भी सही है। जैसे हमको ये पता है कि रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक जो होते हैं वो लिवासियर साहब है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिवासियर। सीधे आंसर में आपको क्या लिख देना है भैया, लेवासियर। और यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये कहाँ पे, सा नंबर पे है, तो यहाँ डाल देंगे पहले का सा आपका जो है वो करेक्ट है। बस इतना लिखना है, आपको 1 नंबर मिलेंगे। अब इसमें और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन उतार रहे हैं या लिख रहे हैं रसायन विज्ञान के जनक लेवासियर जी हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखना। जितने भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आना है उसमें केवल आपको नंबर डालना है और कौन सा ऑप्शन है और उसका ऑप्शन का डिटेल लिख देना है बस। जैसे दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बोल रहा है H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। ये हमको पता है कि +6 होती है, और +6 किस में दिया, बा में। तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे डालेंगे बा नंबर और यहाँ पे जो भी ऑक्सीकरण नंबर है बस उसको लिख देंगे। सिंपल सा इतना बस। अगर आपने इतना किया तो 1 नंबर आपको मिल जाएंगे, इसमें से कोई आपका इसमें नंबर काटने वाला नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अमोनिया का अणुभार है। सबको पता है कि अमोनिया का अणुभार 17 होता है, तो सा नंबर में है, तो हम लिखेंगे कि तीसरे का आपका सा करेक्ट है और सा में क्या है भैया, 17। बस इतना आपको लिख देना है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बोला जा रहा है निम्न में कार्बनिक यौगिक है। सबको पता है कि कार्बनिक यौगिक बा वाला है, तो अब इसमें लिख देंगे कि जो चौथा है इसका बा करेक्ट है, और बा में क्या करेक्ट है भैया, C2H5 एथिल एल्कोहल। बस ऑप्शनल क्वेश्चन में इस तरह से आपको आंसर लिखना होता है। अभी एक और ऑप्शनल, पहले उसकी बात कर लेता हूँ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में भी ऑप्शनल है। अब इसमें बोला 1.6 ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या, तो हमको पता है 1.6 ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या होती है 0.1, तो ये आ नंबर है, तो इसका आंसर लिखेंगे आ नंबर, और आ में आप लोग डाल लेंगे 0.1। बस इतना आपको लिखना होता है। अब देखिए, जैसे ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे आप इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। ये बता रहा है कि जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप डालेंगे उत्तर नंबर 6, और हेडिंग पड़ेगी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें क्या लिखोगे, इस नियमानुसार किसी रासायनिक अपक्रिया के द्वारा ना तो द्रव को उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता, केवल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ये नियम लिख दिया। अब इस नियम को एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा देना है। इस नियम को क्या करना है बेटा, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा देना है। जैसे मैंने उदाहरण लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। तो यदि हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो इन दोनों को जोड़ोगे 100 और 100 ग्राम ही लिया था, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। तो आपको नियम लिखना है, साथ में उसको उदाहरण से समझाना भी होता है। क्वेश्चन कंप्लीट है तो इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एथिल एल्कोहल तथा H2SO4 का अणुभार लिखिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर 7। सबसे पहले एथिल एल्कोहल का अणुभार, तो एथिल एल्कोहल का अणुभार क्या होगा, जितने आपके कार्बन है, कार्बन के नंबर दो हैं तो 2 इंटू कार्बन का अणुभार, प्लस जितने हाइड्रोजन 6 हैं तो 6 इंटू हाइड्रोजन का अणुभार, प्लस जितने ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का अणुभार। तो ये रखेंगे। अब यहाँ से सारी वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 46 आ जाएगा। आता है एथिल एल्कोहल का अणुभार 46 होगा। इसी तरह अगला H2SO4 के विषय में बोला है। अगला किसके विषय में पूछा भैया, H2SO4 के विषय में पूछा है। तो उसमें आप लिखेंगे H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन का अणुभार प्लस 1 इंटू सल्फर का अणुभार प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का अणुभार। सारी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से 98 आ जाएगा। ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यौगिक तथा मिश्रण में अंतर लिखिए। तो यौगिक तथा मिश्रण में हमको अंतर लिखना है। तो देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे। तो उत्तर नंबर 7 एक तरफ हम डालेंगे यौगिक, एक तरफ डालेंगे मिश्रण। इसमें क्या करते हैं, कई बच्चे पहले यौगिक लिख देते हैं फिर मिश्रण लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको वहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे।
जब भी अंतर लिखना हो तो आपको कॉलम बनाना है, यौगिक और मिश्रण, और जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन हो उससे डबल आपको लाइन लिखनी होगी। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमको 4 पॉइंट लिखने होंगे, तो यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। तो मिश्रण के लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है। यौगिक के लिए अगला पॉइंट क्या है, भौतिक विधियों द्वारा जो यौगिक होता है उसके अवयवों को अलग किया जा सकता है, जबकि मिश्रण द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट, समानतः इनके बनने पर ऊर्जा का परिवर्तन होता है, जबकि जो मिश्रण है उसमें ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिश्रण के गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, जबकि जो यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं भैया आपके, सॉरी, मिश्रण के गलनांक और क्वथनांक आपके निश्चित नहीं होते हैं, और यौगिकों के गलनांक एंड क्वथनांक क्या होते हैं भैया, निश्चित होते हैं। ये लिख दिया। जैसे ही आपका इतना कुछ लिख जाएगा तो आपको, अब मान लीजिए, देखिए अब मैं ये पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर रहा, मैं यहाँ तक ही सॉल्व कर दिया हूँ, तो जैसे ही आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा इसी तरह से बाकी क्वेश्चनों को आपको ट्राई करना है। तो जहाँ पे भी आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए वहाँ लास्ट में आपको लिख देना है द एंड, ताकि एग्जामिनर को और आपको ये पता हो कि इसके आगे आपने कॉपी को नहीं लिखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।